Assalamualaikum. I am Dr. Nida Waheed and today I will discuss the chapter Physiology of Training Effect on VO2 Max Performance, Homeostasis and Strength. So this is the chapter of Exercise Physiology lecture series. In this chapter we will discuss what is the principle of training, how training affects on your body, what is endurance training, what is VO2 max, what is detraining, and what is the physiological effects of different trainings. So whenever you are doing exercise, you are challenging your body's homeostasis. कौन कौन से सिस्टम से आप क्या कर रहे हैं? सबसे पहले आपका जो प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आपकी बॉडी पे चैलेंज हो रहा है, यानी बॉडी के लिए इसको मेंटेन करना एक चैलेंज है. टेम्परेचर रेगुलेशन जो है मेंटेन करना एक चैलेंज है. फिर मीन एट्रियल प्रेशर की हम बात करें तो उसको मेंटेन करना एक चैलेंज है. देन पीएच, लैक्टेट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसके साथ साथ आपका ग्लूकोज. अगर बहुत ज़्यादा ग्लूकोज ख़त्म हो जाए तो आप क्या हो जाएंगे? एक्सरसाइज करते करते बेहोश हो सकते हैं. तो ये सारे जब भी आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो आपके होमियोस्टेसिस पे एक्सरसाइज के एज अ चैलेंज के तौर पे एक्ट कर रही होती है. तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग की बात करें, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जब भी हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं. नंबर 1 इज़ ओवरलोड, सेकेंड इज स्पेसिफिसिटी, थर्ड इज़ रिवर्सिबिलिटी. तो जब भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो बहुत ही ज़रूरी है कि आप उसकी टाइम, उसके जो फ्रीक्वेंसी है और किस तरह की एक्सरसाइज कर रहे हैं वो आप मेजर करें. जिस तरह का भी आपको रिज़ल्ट चाहिए उसके हिसाब से आपकी जो डिफरेंट एक्सरसाइजेस हैं वो हैं आपके पास. तो जो सबसे पहला ओवरलोड प्रिंसिपल है वो कह रहा है कि आपको कोई भी ट्रेनिंग इफेक्ट चाहिए आपको तभी अचीव होगा जब आप उस पर आप अपनी जो आप लोड कर रहे हैं यानी जो आप रेजिस्टेंस अप्लाई कर रहे हैं वो उससे ज़्यादा हो. अगर आप एक ही तरह की रेजिस्टेंस यानी अगर आप एक ही तरह की एक्सरसाइजेस करते जाएंगे तो आपकी बॉडी तो यूज टू हो जाएगी. मतलब आप कोई अपनी बॉडी को चैलेंज नहीं कर रहे हैं, एक ही तरह की एक्सरसाइज कर रहे हैं या एक ही तरह की वॉक कर रहे हैं. तो अगर आप रोज़ आधा घंटा वॉक करते हैं और आप सारा साल करते रहते हैं, एक महीने तक आप कंटिन्यू कर रहे हैं तो आपकी बॉडी पे तो ओवरलोड आ ही नहीं रहा. सेम टाइमिंग, सेम स्पीड, सब चीज़ें सेम है. ओवरलोड लाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप उसकी स्पीड चेंज कर सकते हैं, आप उसका टाइम ड्यूरेशन चेंज कर सकते हैं. इट्स अप टू यू. तो ओवरलोड जब तक अप्लाई नहीं करेंगे तब तक आपको वो रिजल्ट्स अचीव नहीं होंगे जो आप चाहते हैं. सेकेंड इज स्पेसिफिसिटी, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. आपको जिस तरह का रिजल्ट चाहिए यू हैव टू डू दैट टाइप ऑफ एक्सरसाइजेस. आप स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस करके एरोबिक जो एरोबिक एक्टिविटी के रिजल्ट चाहिए वो आपको अचीव नहीं हो सकते. इसी तरह अगर आपको एरोबिक एक्टिविटीज़ वाले जो रिजल्ट चाहिए, आपको एंड्योरेंस इंक्रीज़ करना है तो आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से वो अचीव नहीं होंगे. तो हमारे पास डिफरेंट ट्रेनिंग्स के हिसाब से डिफरेंट एक्सरसाइजेज होती हैं. तो वो कह रहे हैं कि जो भी आप ट्रेनिंग करें उसके हिसाब से आप क्या करें, स्पेसिफिक टू डैट आप जो है एक्सरसाइज करें. आप देखें कि आपको कौन से मसल फाइबर पे काम करना है, आपको कौन से एनर्जी सिस्टम को हिट करना है. आइदर यू हैव टू यूज़ एरोबिक एनर्जी सिस्टम और यूज़ एनारोबिक एनर्जी सिस्टम. And most importantly, velocity of muscles contraction and what type of contraction, eccentric, concentric or isometric. थर्ड हमारे पास प्रिंसिपल है रिवर्सिबिलिटी. यानी कि रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल क्या है कि जितना भी आपने गेन किया है अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो आप उसको वापस से लूज़ कर देते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप 4 हफ्ते की ट्रेनिंग करते हैं ना और 1 हफ्ते नहीं करते हैं तो वो इक्वल हो जाता है. यानी आपने 4 हफ्ते एक्सरसाइज की, 1 हफ्ता आपने एक्सरसाइज नहीं की, दैट इज़ इक्वल, क्योंकि आपकी बॉडी जो है वापस से रिवर्सिबिलिटी स्टेट की तरफ चली जाएगी. तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? आप ऑन एंड ऑफ एक्सरसाइज रखें. तो प्रिंसिपल ऑफ जो समरी में भी बस यही जो है डिफाइंड है कि ओवरलोड बेसिकली हमें हमेशा अपनी बॉडी को चैलेंज करना चाहिए. आइदर वी कैन चैलेंज इन द टर्म ऑफ एक्सरसाइज इंटेंसिटी और ड्यूरेशन और द फ्रीक्वेंसी. इट्स अप टू यू कि आप किस तरह भी चैलेंज करना चाह रहे हैं. लेकिन अगर ओवरलोड प्रिंसिपल नहीं करेंगे तो आपकी बॉडी उस चीज़ को अडॉप्ट हो जाएगी, क्योंकि हमारी बॉडी में आदत होती है, हमारे फिजियोलॉजिकल सिस्टम उस चीज़ को अडॉप्ट कर लेते हैं. प्रिंसिपल स्पेसिफिसिटी में है कि आप
जो भी मसल्स फाइबर को इन्वॉल्व कर रहे हैं, आप ट्रेनिंग के हिसाब से जो है मसल्स फाइबर को टारगेट करें, तो आपको ज़्यादा और वैसे रिजल्ट्स अचीव होंगे। रिसर्च डिज़ाइन टू स्टडी ट्रेनिंग, तो हमारे पास डिज़ाइन है। नंबर 1 इज़ क्रॉस सेक्शनल, सेकेंड इज़ लॉन्गिट्यूडिनल। क्रॉस सेक्शनल में आप क्या कर रहे होते हैं कि आप क्या करें, 2 ग्रुप्स लें, डिफरेंट ग्रुप्स को, और दोनों के फिजिकल एक्टिविटी में एक ही टाइम में मेजर कर लें, तो आपको डिफरेंस बहुत सारा मिल सकता है। आप क्या करें, एक सेडेंटरी यानी नॉर्मल लोगों का ले लें और एक वो ले लें जो रनर्स हैं, तो आपको दोनों के डिफरेंट फिजिकल एक्टिविटी के अलावा और बहुत सारी उनकी आदत है, उनमें डिफरेंसेस मिलेगा, सेम नहीं मिलेगा। या लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी में आप क्या कर सकते हैं, एक ही ग्रुप को आप कह रहे हैं बिफोर भी करें और आफ्टर ट्रेनिंग में उसको कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं, तो उस पर भी आपको चेंजेस मिलेंगे, तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना ट्रेनिंग बिफोर एंड आफ्टर क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। इंड्योरेंस ट्रेनिंग एंड VO2 मैक्स, आप सबको पता है VO2 मैक्स क्या है। VO2 मैक्स बेसिकली वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन दैट इज़ यूटिलाइज्ड बाय लार्ज मसल्स, यानी जब भी आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं आपकी ऑक्सीजन कंजम्पशन होती है, और जो ऑक्सीजन कंजम्पशन का वॉल्यूम होता है उसको आप VO2 मैक्स की टर्म में ज़ाहिर करते हैं। बेसिकली जितनी आप ऑक्सीजन यूज़ करते हैं उतना आपका एरोबिक सिस्टम वर्क करता है उतना प्रॉपरली, और जितना आपका ऑक्सीजन सिस्टम वर्क करता है उतना आपकी बॉडी एफिशिएंटली काम कर रही होती है। तो VO2 मैक्स को इंक्रीज़ करने के लिए आपके पास एंड्योरेंस एक्सरसाइजेज हैं, और आप इसको ट्रेन कैसे कर सकते हैं, आप जो है लार्ज मसल्स ग्रुप यानी अपर लिम, लोअर लिम, जो लार्ज मसल्स ग्रुप है उसमें उसको जो है इन्वॉल्व करें एंड डायनेमिक एक्टिविटी करवाएं, स्टैटिक एक्टिविटी ना, 20 to 60 मिनट की करवाएं, 3 to 5 टाइम्स पर वीक करवाएं, एंड 50 to 85% VO2 मैक्स को यूटिलाइज करें। तो आपका कितना एक्सपेक्टेड हो सकता है, 15% एवरेज है जो आपका इंक्रीज़ होगा, एंड 2 to 3% जिनका ऑलरेडी इनिशियल जो है पहले आपका इंक्रीज़ होता है, क्योंकि जैसे आप एक्सरसाइज करते हैं तो फ़ौरन से आपका 2 to 3% जो है इनिशियल VO2 मैक्स आपका इंक्रीज़ होगा, और उसके बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके आपको जैसे जैसे इंटेंसिटी आप बढ़ाते जाएंगे वो उसके हिसाब से इंक्रीज़ होता रहेगा। जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन भी डिफरेंट होती है, जीन्स के हिसाब से भी आपको पता है डिफरेंट होते हैं। VO2 मैक्स के अगर हम रेंजेस देखें तो क्रॉस कंट्री स्कार्स में देखें तो मेल्स में 84 है, फीमेल्स में 72 है, डिस्टेंस रनर में 83 एंड 62, इस तरह सारे डिटेल्स आपको डिफरेंट लिखी हुई है। और सीवियर पल्मोनरी डिजीज़ पेशेंट्स में देखें तो उनमें 13 मेल फीमेल में दोनों हैं। तो जैसे जैसे आप कम VO2 मैक्स यूज़ कर रहे हैं आपका जो है डिजीज़ की तरफ आप जो है ज़्यादा जाते जा रहे हैं, तो VO2 मैक्स जो है हमेशा क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। हेरिटेज फैमिली स्टडी, बेसिकली डिज़ाइन टू स्टडी द रोल ऑफ जीनोटाइप इन कार्डियोवैस्कुलर, मेटाबॉलिक एंड हार्मोनल रिस्पॉन्स टू एक्सरसाइज एंड ट्रेनिंग्स। इसमें वो कह रहे हैं कि जैसे जैसे आपकी ये बेसिकली कौन सी स्टडी है जिसमें जो है आपका कार्डियोवैस्कुलर, मेटाबॉलिक, हार्मोनल रिस्पॉन्स एक्सरसाइज के हिसाब से या ट्रेनिंग के हिसाब से देखा जाता है। एक तो मैंने बताया कि जीन्स के हिसाब से भी जो है VO2 मैक्स आपका डिफरेंट हो सकता है। इसके अलावा मटेरियल कॉन्ट्रीब्यूशन भी होती है हेरिटेज ऑफ VO2 मैक्स में, और इसके अलावा जैसे जैसे आपका लाइफ स्टाइल है वो भी इस पर डिपेंड करता है। तो समरी में सिर्फ ये लिखा हुआ है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जब भी आप इंड्योरेंस ट्रेनिंग करें आप लार्ज मसल्स को इन्वॉल्व करें, डायनामिक एक्टिविटी करवाएं, 20 से 60 मिनट्स का सेशन रखें, 3 से 5 दफ़ा पर वीक आप रखें, और इंटेंसिटी आप 50 to 80% आप VO2 मैक्स को इन्वॉल्व करें। कैलकुलेशन ऑफ VO2 मैक्स, VO2 मैक्स कैसे कैलकुलेट होता है, प्रोडक्ट ऑफ मैक्सिमल कार्डिक आउटपुट एंड इंट्रावेनस डिफरेंस के ज़रिए। तो VO2 मैक्स के अगर हम देखें तो डिफरेंट पॉपुलेशन में डिफरेंट होता है। स्ट्रोक वॉल्यूम जितना होगा मैक्सिमम उसकी बेसिस पे आपको चेंजेस मिल रहे होंगे। अगर स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा है तो 50% जो है उस पर आपका VO2 मैक्स डिपेंड करता है, एंड 50% आपका इंट्रावेनस डिफरेंस पे डिपेंड करता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई हर एक का VO2 मैक्स अच्छा होगा। डिफरेंट पॉपुलेशंस में डिफरेंट ट्रेनिंग्स के हिसाब से एक तो जेनेटिकली चेंज हो सकता है, ठीक है, और दूसरा है कि जब आप ट्रेनिंग करते हैं तो फिर तो वो चेंज आता ही आता है।
ये हमारे पास चार्ट्स हैं जिसमें इसके बारे में VO2 max बताया गया है कि कितना है कितना नहीं। स्ट्रोक वॉल्यूम हम कार्डिक सर्कुलेटरी सिस्टम रिस्पॉन्स हमने पढ़ा था, उस पर हम स्ट्रोक वॉल्यूम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जितना आपका मैक्सिमल स्ट्रोक वॉल्यूम किस पर डिपेंड करता है, जितना आपका प्री लोड है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, प्लाज्मा वॉल्यूम, वेनस रिटर्न एंड वेंट्रिकुलर वॉल्यूम जितना इंक्रीज होगा उतना आपका मैक्सिमल कार्डिक आउटपुट, मैक्सिमल स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होगा। और उसी तरह आपका आफ्टर लोड डिक्रीज होगा, आर्टीरियल कंस्ट्रक्शन कम होगी और मैक्सिमल ब्लड फ्लो जो होगा मसल्स में, तो और कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज होगी तो आपका स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होगा। आफ्टर लोड डिक्रीज होगा और एट्रियल कंस्ट्रक्शन डिक्रीज होनी चाहिए। बाकी आप ये देखें सब चीज़ें बढ़ रही हैं तो स्ट्रोक वॉल्यूम भी आपका जो है वो बेहतर हो जाएगा। चेंज अगर हम देखें 11% इंक्रीज होता है प्लाज्मा वॉल्यूम 6 डेज़ की ट्रेनिंग में, यानी 6 दिन अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं तो 11% आपका जो है प्लाज्मा वॉल्यूम जो है वो बेहतर हो जाता है। फैक्टर्स वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं स्ट्रोक वॉल्यूम पे इंक्रीज़ कर रहे हैं, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। आपका प्लाज्मा वॉल्यूम है, फिलिंग टाइम है, वेनस रिटर्न का, वेंट्रिकुलर वॉल्यूम है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपकी रेजिस्टेंस कम से कम होगी तो ऑटोमेटिकली स्ट्रोक वॉल्यूम आपका इंक्रीज होगा। Why do some persons have high VO2 max values without training? कुछ लोग जिनका VO2 max अच्छा होता है वो किस वजह से होता है, हमने देख लिया कि भाई जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन भी हो सकती है और डिफरेंट पॉपुलेशन में डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि भाई हर एक का VO2 max अच्छा मतलब ट्रेनिंग के साथ ही अच्छा होगा। कुछ लोगों का नेचुरली भी अच्छा होता है और अगर हम उनमें देखें तो उनमें कार्डिक आउटपुट, स्ट्रोक वॉल्यूम और पेरिफेरल जो स्ट्रोक वॉल्यूम बेहतर होगा, हाई होगा और रेजिस्टेंस कम से कम होगी। इसका रीज़न यही है। एट्रोवेनस डिफरेंस को हम देखें तो एट्रोवेनस डिफरेंस कब बेहतर होगा, जब आपका मसल ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा, बेहतर होगा। आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वेजो कंस्ट्रक्शन कम से कम होगी। इसके अलावा कैपिलरी डेंसिटी एंड माइटोकॉन्ड्रियल नंबर क्या होंगे वो इंक्रीज होंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका एट्रोवेनस डिफरेंस क्या होगा, बेहतर होगा। तो जो फैक्टर्स हैं जो आपके VO2 max पे VO2 max जिन पे डिपेंडेंट है, जिसकी बेसिस पे आपको VO2 max इंक्रीज हो रहा है, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। दो पे सबसे ज़्यादा फर्क पड़ रहा होता है, एक कार्डिक आउटपुट है और एक एट्रोवेनस डिफरेंस। और कार्डिक आउटपुट आपका किस पे डिपेंड करता है, आपके प्री लोड इंक्रीज हो और आफ्टर लोड डिक्रीज हो, स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज हो, तो आपका कार्डिक आउटपुट खुद ब खुद इंक्रीज हो जाएगा। और एट्रोवेनस डिफरेंस किस पे के आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी है वो कम हो, मसल ब्लड फ्लो ज़्यादा हो, और जो कैपिलरीज हैं, माइटोकॉन्ड्रियल कैपिलरीज हैं, वहाँ जो वो ज़्यादा हों तो आपका एट्रोवेनस डिफरेंस इंक्रीज होता है। और जो ऑटोमेटिकली दोनों कार्डिक आउटपुट एंड एट्रोवेनस डिफरेंस आपका VO2 max क्या कर रहे होते हैं, इंक्रीज कर रहे होते हैं। समरी में बस यही चीज़ें डिस्कस्ड हुई हैं। डी ट्रेनिंग एंड VO2 max। डी ट्रेनिंग की हम बात करें, अब आपने क्या किया, एक्सरसाइज छोड़ दी है, ट्रेनिंग जो आपने की थी वो ख़त्म हो गई है, तो आप और वापस से आपका VO2 max जो है वापस से क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। वो एकदम से डिक्रीज़ नहीं होगा, आपका स्ट्रोक वॉल्यूम आहिस्ता आहिस्ता कम होगा। आपके जो प्लाज्मा वॉल्यूम जो आपका रैपिड लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, एट्रोवेनस डिफरेंस से वो कम होना शुरू हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रियल कैपिलरीज कम हो जाएंगी, ऑक्सीडेटिव कैपेसिटी ऑफ मसल्स वो डिक्रीज़ होगी, टाइप 2 फाइबर्स जो है वो डिक्रीज़ हो जाएंगे। तो जो मैंने आपको बताया ना कि 4 हफ्ते ट्रेनिंग और 1 हफ्ता अगर आप नहीं करें तो इक्वल हो जाती है, और क्योंकि बहुत जल्दी आपकी जो बॉडी है ना, जितने अडेप्टेशन की होती है वो जल्दी से लॉस कर लेते हैं। तो 12 दिन के अंदर अंदर आपका स्ट्रोक वॉल्यूम पहले डिक्रीज़ होगा और उसके बाद आपका एट्रोवेनस डिफरेंस जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। जब ये दोनों डिक्रीज़ हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका VO2 max भी क्या होगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। अफेक्ट्स ऑफ एंड्योरेंस ट्रेनिंग ऑन परफॉर्मेंस। एंड्योरेंस ट्रेनिंग की हम बात करें तो एंड्योरेंस ट्रेनिंग कैसे हमारी बॉडी पे फर्क कर डिफरेंस डाल रही है, इफेक्ट कर रही है। आप सबसे पहले आपके मेंटेनेंस ऑफ होमियोस्टेसिस में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एंड्योरेंस एक्सरसाइजेस करें। जितनी अगर आप एंड्योरेंस एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, एंड्योरेंस ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो आप एरोबिक सिस्टम को हिट कर रहे हैं। एरोबिक सिस्टम को हिट करेंगे तो आपका VO2 max बेहतर होगा। तो जितनी आप एंड्योरेंस ट्रेनिंग करते हैं तो उतना आपका जो बॉडी का होमियोस्टेसिस वो मेनटेन होता है। आपका बहुत जल्दी जो रेस्ट टू स्टेडी स्टेट एंड ट्रांजिशन वो बहुत जल्दी रैपिड हो
जाती है। कैसे? जैसे आप पहले दिन एक्सरसाइज करते हैं ये तो आप बहुत ज़्यादा हाँफ रहे होते हैं, आप 10-12 दिन बाद ये जो है बहुत जल्दी अडॉप्ट हो जाता है। फिर वो एक्सरसाइज से आपको जो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ नहीं हो रहा होता, आप यूज्ड टू हो जाते हैं क्योंकि बहुत जल्दी उस चीज़ को अडेप्ट कर लेती है। तो कार्डियोवैस्कुलर थर्मो रेगुलेटरी अडेप्टेशन बहुत जल्दी होती है और न्यूरल ह्यूमरल अडेप्टेशन भी हो रही है और स्ट्रक्चरल एंड बायोमैकेनिकल चेंजेस मसल्स में आती हैं। कैपिलरी डेंसिटी एंड माइटोकॉन्ड्रियल नंबर वो बहुत जल्दी हो जाती हैं। टाइम कोर्स ऑफ ट्रेनिंग रीट्रेनिंग माइटोकॉन्ड्रियल चेंजेस। माइटोकॉन्ड्रिया जो है पहले वो डबल हो जाते हैं 5 वीक्स ऑफ ट्रेनिंग के दौरान, और रीट्रेनिंग में आपको मैंने जैसे बताया आप जब 4 वीक्स की रीट्रेनिंग ट्रेनिंग इज इक्वल टू 1 वीक्स ऑफ डी ट्रेनिंग, यानी एक हफ्ते के अंदर अंदर वो वापस से लॉस हो जाता है। तो पहले हफ्ते में क्या होता है 50% आपका माइटोकॉन्ड्रियल कंटेंट होता है वो लॉस हो जाता है, और जो बाकी आपके 5 हफ्ते के अंदर अंदर तो प्रॉपर जो है अडेप्टेशन जितनी भी हुई होती है वो सब क्या हो जाती है, लॉस्ट हो जाती हैं। तो एक्सरसाइज के लिए ज़रूरी है कि आप ऑन एंड ऑफ करते रहें। तो आप इस ग्राफ में भी देख सकते हैं अनट्रेन ट्रेनिंग, डी ट्रेनिंग और रीट्रेनिंग में कितना डिफरेंस आ रहा है। रोल ऑफ एक्सरसाइज इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन माइटोकॉन्ड्रियल अडेप्टेशन। कितना रोल होता है आपकी एक्सरसाइज इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन का? सिट्रेट सिंथेज बेसिकली जो क्या है साइकिल है जो आपकी माइटोकॉन्ड्रियल ऑक्सीडेटिव कैपेसिटी है उसको इंक्रीज कर रहा होता है। एक्सरसाइज का कितना इफेक्ट होता है इसमें अगर हम देखें एक्सरसाइज इंटेंसिटी का, तो जितना आप VO2 max को टारगेट करते हैं 55%, 65% और 75% जितना आप टारगेट करेंगे उसके हिसाब से। और अगर हम देखें मिनट्स का तो 30, 60 और 90 मिनट्स के इस पे डिपेंड कर रहा होता है उसकी बेसिस पे। बायोकेमिकल एडेप्टेशन एंड ऑक्सीजन डेफिसिट। ATP पे डिपेंड करता है, जितना ATP प्रोडक्शन होता है उस पर। जैसे जैसे माइटोकॉन्ड्रियल नंबर इंक्रीज होते हैं ट्रेनिंग से, तो आपको जो है ऑटोमेटिकली आपका जो ATP प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ होता है, VO2 जो मैक्स है वो इंक्रीज़ होगा, आपको जो है एनर्जी एक्सपेंडिचर है वो आपको बेहतर होना शुरू हो जाता है, और लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन है वो कम से कम होगी। जब लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन कम से कम होगी तो आप थकेंगे जल्दी नहीं। और इसमें अगर हम प्लाज्मा ग्लूकोज कंसनट्रेशन की बात करें तो यूटिलाइजेशन ऑफ फैट बढ़ जाता है। प्लाज्मा ग्लूकोज को स्पेयर करता है, मसल ग्लाइकोजन को स्पेयर करके वो फैट्स की यूटिलाइजेशन को बढ़ा देता है। फ्री फैटी एसिड मोबिलाइजेशन जो उनकी ट्रांसपोर्ट बढ़ जाती है, और माइटोकॉन्ड्रियल ऑक्सीडेशन भी क्या होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो समरी में बस यही बातें मेंशन की गई हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं। बायोकेमिकल एडेप्टेशंस एंड ब्लड पीएच को हम देखें तो जैसे जैसे आपका जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो लैक्टेट प्रोडक्शन हो रहा होता है। अगर लैक्टेट ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो आप फटीग की तरफ चले जाएंगे, फटीग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे जैसे आप एक्सरसाइज करते हैं तो लैक्टेट जो है वो कम प्रोड्यूस हो रहा होता है। तो जैसे जैसे माइटोकॉन्ड्रियल नंबर इंक्रीज हो रहे हैं तो वैसे ही जो है आपकी जो है ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन कैपेसिटी बढ़ती है, और लेस पायरोवेट जो है वो फॉर्म हो रहा होता है। तो लैक्टिक एसिड जो कम्युलेशन होती है, फॉर्मेशन होती है, वो कम से कम हो रही होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो इंक्रीज आ रहे होते हैं जो बढ़ते हैं उसमें सारा डिपेंड किस पे कर रहा होता है, आपके पूरे साइकिल के ऊपर। बायोकेमिकल एडेप्टेशन एंड लैक्टेट रिमूवल। ऑटोमेटिकली लैक्टेट रिमूव हो रहा होता है। कैसे? कहाँ की तरफ? जो नॉन वर्किंग मसल्स है, लिवर है, किडनी है, उसकी तरफ ग्लूकोनेजेनेसिस लिवर में स्टार्ट हो जाती है। कैपिलरी डेंसिटी इंक्रीज हो रही है तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ब्लड फ्लो होता है लिवर एंड किडनी की तरफ। तो ऑटोमेटिकली अगर आप देखें कार्डिक आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, लिवर में ब्लड फ्लो इंक्रीज हो रहा है, जिसकी बेसिस पे लैक्टेट रिमूवल वहाँ इंक्रीज हो रहा है, ब्लड में लैक्टेट जा रहा है। ब्लड में जो लैक्टेट है वो कम से कम जा रहा है, आपके वर्किंग मसल्स में कम से कम जा रहा है। तो इस तरह आपकी जो वर्किंग मसल्स में वहाँ फटीग कम होगा। एक्सरसाइज एंड रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन। जैसे जैसे आपको पता है कि जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनमें जो इन्फेक्शन है वो कम से कम होता है। रीज़न इज डैट कि जितना जितना आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं आपका जो ऑटोमेटिकली है आपका जो है जैसे जैसे आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं आपका ऑटोमेटिकली इम्यून सिस्टम बेहतर हो रहा होता है। तो जो है आप जो है कम जो है क्या कहते हैं बीमारी की तरफ जो इन्फेक्शन की तरफ कम से कम जा रहे होते हैं। तो एक्सरसाइज हमेशा आपके इम्यून सिस्टम को बेहतर बना रही होती है। लेकिन मैराथन रनर्स में
उल्टा है, उनका इम्यून सिस्टम ऑल्टर हो रहा होता है, न्यूट्रोफिल्स एलिवेट हो रहे होते हैं, लिम्फोसाइट डिक्रीज हो रहे होते हैं, नेचुरल किलर सेल्स डिक्रीज हो रहे हैं, टी सेल फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, नेजल न्यूट्रोफिल एक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, ऑटोमेटिकली प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस इंक्रीज हो रहे होते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका इम्यून सिस्टम होता है सप्रेशन की तरफ जा रहा होता है और इन्फेक्शन के जो चांसेस है वो बढ़ रहे होते हैं। लिंक बिटवीन मसल्स एंड सिस्टमैटिक फिजियोलॉजी। बायोकेमिकल अडेप्टेशन की हम बात करें तो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स सबसे पहले जो एक्सरसाइज का आपको किस पे आता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे। जैसे मैंने आपको बताया, जब आप शुरू में एक्सरसाइज करते हैं तो आपका ब्रीथिंग रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा होता है और आहिस्ता आहिस्ता आपका ब्रीथिंग रेट नॉर्मल की तरफ आता है, हार्ट रेट नॉर्मल की तरफ आता है, अब जल्दी आप एक्सरसाइज से थकते ही नहीं है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में सबसे पहले फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन आती है, फिर कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे वेंटिलेशन जो है बहुत बड़ी होती है तो वो बेहतर हो जाती है, कम हो जाती है, हार्ट रेट आपका कम हो जाता है जल्दी। फ़ौरन से एक्सरसाइज से क्या होगा, वो थकेगा नहीं। अब इसकी रीज़न क्या है, आपके मसल्स कीमोरिसेप्टर्स के फीडबैक की वजह से। पेरिफेरल एंड सेंट्रल कंट्रोल ऑफ कार्डियो रेस्पिरेटरी रिस्पॉन्स। पेरिफेरल फीडबैक की अगर हम बात करें तो ग्रुप 3 एंड ग्रुप 4 के नर्व फाइबर्स हैं, वो फीडबैक में, जो पेरिफेरल फीडबैक में बहुत इंपॉर्टेंट रोल कर रहे होते हैं, टेंशन, टेम्परेचर, केमिकल चेंजेस रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं। कार्डियोवास्कुलर सेंटर, कंट्रोल सेंटर इसमें हेल्प आउट कर रहा है। तो सेंट्रल कमांड में हम देखें मोटर कॉर्टेक्स, सेरिबेलम, बेसल गैंग्लिया है जो कि स्टिमुलेट कर रहा होता है आपके कार्डियो रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर को। तो अगर हम देखें तो समरी अगर हम देखें तो एंड्योरेंस ट्रेनिंग का बहुत जल्दी फिजियोलॉजिकल रिस्पांस होता है एंड्योरेंस एक्सरसाइजेस का बॉडी के ऊपर, और ये फीडबैक आपका किस वजह से आता है, मसल्स कीमोरिसेप्टर्स जो है वो फीडबैक जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। जब कम होगा तो आपकी बॉडी जल्दी, आपका हार्ट रेट, वेंटिलेशन और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वो ऑटोमेटिकली उनकी एक्टिविटी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, जो बहुत अच्छा है। आप बहुत जल्दी जो है एक्सरसाइज से थकेंगे नहीं। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। अब हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का इफेक्ट देखेंगे, फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस क्या आ रही हैं। तो मसल स्ट्रेंथ की हम बात करें तो मसल्स मैक्सिमल फोर्स ऑफ अ मसल और मसल ग्रुप कैन जनरेट मसल एंड्योरेंस, बेसिकली रिपीटेटिव कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सब मैक्सिमल अपलोड है, लोड है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में क्या होता है कि आप जो है पर्सन जो आप अपनी मसल्स गेन के ऊपर काम कर रहे होते हैं। पहले अगर हम देखें तो गेन कैसे होता है, और ये इट डिपेंड्स ऑन योर रेजिस्टेंस। अगर आप लो रेजिस्टेंस पे काम कर रहे हैं तो आप एंड्योरेंस गेन कर रहे हैं, और अगर आप हाई रेजिस्टेंस पे काम कर रहे हैं तो आप स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं। रेजिस्टेंस के साथ साथ आपकी रिपीटेशन काउंट होती है। अगर आप रिपीटेशन ज़्यादा है और स्ट्रेंथ कम है, यानी वेट है, रेजिस्टेंस है वो कम है, तो एंड्योरेंस आ रहा है। और अगर आपकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है और रिपीटेशन जो है वो चाहे कम है, तो आप स्ट्रेंथ गेन कर रहे होते हैं, यानी मसल साइज गेन कर रहे होते हैं। एज, स्ट्रेंथ एंड ट्रेनिंग। आप सबको पता है, आपने बूढ़े लोगों को देखा होगा, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे मसल स्ट्रेंथ कम होती जाती है, थक जाते हैं, मसल मास लॉस हो जाता है। जो मसल मास लॉस होता है उसको सार्कोपीनिया कहते हैं। आपके टाइप 1 टाइप 2 फाइबर जो होते हैं वो लॉस हो जाते हैं। टाइप 2 फाइबर में एट्रोफी भी स्टार्ट हो जाती है, और इंटरमस्कुलर फैट एंड कनेक्टिव टिश्यू वो लॉस हो जाता है, मोटर यूनिट्स लॉस हो जाते हैं। तो अब अगर ऐसे में आप उनको प्रोग्रेसिव रेजिस्टेंस ट्रेनिंग में प्रोग्रेसिव आहिस्ता आहिस्ता करके आप क्या कर रहे हैं, रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर रहे हैं। अगर आप वो ट्रेनिंग करवा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली मसल्स हाइपरट्रॉफी की तरफ जाएगा और स्ट्रेंथ गेन होगी, तो जिससे वो ऑटोमेटिकली जो अपने डेली बेसिस की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जो अपने काम कर रहे हैं, जो उनका बैलेंस है, जो उनका कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी है वो बेहतर होगी। क्योंकि आपने देखा होगा बूढ़े लोग बहुत जल्दी ना, जैसे एज बढ़ती जाती है तो लोगों को आपने देखा होगा फ्रैक्चर हो गया, गिर गए, हाँ, बैलेंस का प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा हो रहा होता है। तो अगर आप प्रोग्रेसिव रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करवाएंगे तो एज के साथ साथ उनको फॉल का जो इशू है वो भी कम हो जाता है। तो फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म कॉसिंग इंक्रीज स्ट्रेंथ देखें तो स्ट्रेंथ गेन जो है रिजल्ट्स होता है मसल साइज एंड स्ट्रेंथ के ऊपर। जो इनिशियल 8 से 20 हफ्ते में अगर हम देखें तो न्यूरल एडेप्टेशन होती है, और लॉन्ग टर्म में देखें तो मसल हाइपरट्रॉफी की वजह से हो रहा होता है। तो हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग जब भी करेंगे तो हाइपरट्रॉफी जो है वो मसल्स हाइपरट्रॉफी होगी। न्यूरल फैक्टर्स में अर्ली गेन, जैसे मैंने आपको बताया 8 से 20
वीक्स में आपका न्यूरल फैक्टर्स अडाप्ट कर रहे होते हैं, आपका जो मोटर यूनिट्स है उनकी एबिलिटी होती है रिक्रूट करने की वो बेहतर हो रही होती है, कोऑर्डिनेशन बेहतर हो रहा होता है। मसल इनलार्जमेंट में हम देखें तो हाइपरट्रॉफी है, आपका जो टाइप 1 एंड टाइप 2 फाइबर है वो एनलार्ज हो रहे होते हैं। वो एनलार्ज क्यों होते हैं? क्योंकि जो आपके टाइप 2 फाइबर्स होते हैं वो जब हम उनको ट्रेनिंग दे रहे होते हैं तो उनका जो साइज़ पहले तो स्मॉल होता है, वो उनका साइज़ क्या हो रहा होता है, बढ़ रहा होता है। और हाइपरप्लेजिया हम देखें, हाइपरप्लेजिया में बेसिकली नंबर ऑफ मसल्स फाइबर बढ़ रहे हैं। तो अगर हम देखें लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में आपकी हाइपरट्रॉफी होती है, जो इनिशियल हो रही है वो हाइपरप्लेजिया हो रहा है, यानी पहले आपके मसल फाइबर्स जो हैं, नंबर ऑफ मसल फाइबर्स वो इंक्रीज होते हैं, एंड आफ्टर दैट जब नंबर ऑफ मसल फाइबर्स इंक्रीज होने के बाद आपके जो मसल्स फाइबर्स हैं उनका साइज इनलार्ज हो रहा है, जिसको हम मसल हाइपरट्रॉफी भी कहते हैं। तो इसमें अगर प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, प्रॉपर जो अपने इंटेंसिटी सेट्स एंड रेपुटेशन का ध्यान रख रहे हैं, तो आप जो है आहिस्ता आहिस्ता करके आप जो गेन है उसको अचीव कर लेते हैं। आप स्ट्रेंथ भी अचीव कर सकते हैं, आप पावर भी अचीव कर सकते हैं, आपका मोटर परफॉर्मेंस भी अचीव होगी और हाइपरट्रॉफी भी इंक्रीज हो रही होगी। कॉन्करेंट स्ट्रेंथ एंड endurance training. Concurrent क्या होता है? Basically concurrent means whenever you are target both simultaneously, strength and endurance both. तो जब आप दोनों को एक साथ टारगेट करते हैं तो आपको क्या फ़ायदा होता है? एंड्योरेंस ट्रेनिंग में आपका माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन इंक्रीज़ हो रहा है और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में आपका कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये आपको ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा अडेप्टेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। तो कॉन्करेंट अगर आप एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो ये ज़्यादा बेहतर है, पर इट डिपेंड्स कि आप चाहते क्या हैं, उस पर डिपेंड करता है कि, तो उसके पर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की इंड्योरेंस एंड स्ट्रेंथ एक साथ करनी है। तो डिफरेंट स्टडीज़ में डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट है। कुछ कहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट यानी कि एतराज़ात अलग अलग हैं। कोई भी एक्सरसाइज की इंटेंसिटी, वॉल्यूम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेनिंग पे डिपेंड कर रहा होता है कि कितना जो है आपके जो जो बेहतर होगा, कितना फ़ायदा होगा, कितना नहीं होगा। तो अगर हम समरी में देखें तो शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग में आपका जो है न्यूरल कंट्रोल 8 to 20 वीक्स में आपका काम कर रहा होता है, लॉन्ग टर्म में आपका मसल साइज इंक्रीज हो रहा होता है। That's all about today's lecture. This is an overview of the lecture. If you have any question, any query, you can comment in the comment section. If you liked my videos, then please subscribe my channel. Thank you. Allah Hafiz.